हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फटाफट से आ जाइए। और आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है बच्चे? तो इससे पहले कि आपको पता है मोशन इन प्लेन का हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दे दिया था कि पार्टिकल जब प्लेन में मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। मोशन इन प्लेन में हमारा एक टॉपिक और बाकी है, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। प्लेन में किसी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करता है ना बेटा, जब कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करता है तो उसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं ना। जैसे मोशन इन प्लेन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया। अब सर्कुलर मोशन भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं ना। जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। तो बहुत ढेर सारे केसेस की हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन, जो किसी पार्टिकल की मोशन इन प्लेन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है? चलिए तो फिर बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन डे टू डे लाइफ में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी तरफ ज़्यादातर देखा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ बॉल बॉल खेलते होंगे ग्राउंड टू ग्राउंड पे। जब आपने बॉल फेंकी तो आपने दोस्त ने बॉल के कैच कर ली। कुछ इस तरह का मोशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉडी को ऐसे फेंका और कोई बॉडी ऐसे चली गई, तो ये किस तरह का मोशन होता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा? अब आप इसमें एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आप किसी बॉल को ऐसे फेंकेंगे ना, तो ये बॉल देखिए एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है और ये बॉल वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप बॉल को ऐसे प्लेन में फेंकेंगे ना, तो ये बॉल एक्स में भी आगे बढ़ेगा और वाई में भी आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो ये वर्टिकल मोशन में आता है और ना ये हॉरिजॉन्टल मोशन में आता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अभी तो आप ये पढ़ रहे थे कि एक कार थी, एक बॉल थी, एक बाइक थी, वो ऐसे चल रही थी, तो इसे क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते थे। फिर आपने उसके बाद क्या देखा? फ्री फॉलिंग मोशन में जब किसी ग्राउंड से किसी बॉल को हम ऐसे फेंकते थे या कोई बॉल जब घूम कर वापस आती थी, तो ये कैसा मोशन हो जाता था? वर्टिकल मोशन होता था। इसे बोलते थे वर्टिकल फ्री फॉल मोशन। वर्टिकली फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉलिंग मोशन बोलते थे। बोलो, है कि नहीं? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार बॉडी आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़े और वाई एक्सिस में भी आगे बढ़े। ठीक है? तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन। और इसका अच्छा सा एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरह के मोशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, जिसमें किसी पार्टिकल को हम किसी स्पीड से फेंकते हैं और ये स्पीड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल भी सस्टेन करता है। ठीक है? तो जब किसी पार्टिकल को या किसी पार्टिकल को हम यू स्पीड से फेंकते हैं और ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल सस्टेन करता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है बेटा? आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए। हाँ बेटा, तो आपको समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कि जिसमें जब किसी पार्टिकल को हम यू स्पीड से फेंकेंगे और वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल सस्टेन करेगा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। इसको डेफिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की? हम कब कहेंगे कि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है? तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अ मोशन इन विच a motion in which the angle of projection, this angle is called angle of projection। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना? इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। सो अ मोशन इन विच द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is neither 0 degree nor 90 डिग्री। एक ऐसा मोशन जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना तो 0 डिग्री हो ना तो 90 डिग्री हो। सच मोशन इन प्लेन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है बेटा? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थीटा है ना, इसको ना तो 0 डिग्री है
और ना ही 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो ये मोशन कैसा हो सकता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि कंडीशन क्या हो सकती है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये होती है कि ये जो एंगल हो रहा है ना, ये एंगल होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना बेटा, वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस रेंज में है, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का रेंज क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, तो ही पार्टिकल क्या कर सकती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकती है। अगर इफ याद रखिएगा, इफ अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री हो गई, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। तो याद रखिएगा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन करेगा। बेटा कैसा मोशन करेगा? हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन करेगा। बोलो ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, भाई थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, इसका मतलब ये है कि किसी पार्टिकल को आप ऐसे फेंक रहे हो, लाइक दिस, ऐसे फेंक रहे हो, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री होगा तो पार्टिकल उस समय क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, मतलब वन डायमेंशनल मोशन करेगा, मतलब वन डायमेंशनल मोशन करेगा बेटा, ठीक है। कैसा मोशन करेगा? वन डायमेंशनल मोशन करेगा। फिर से याद रखिएगा कि अगर इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो गया, तो उस समय पार्टिकल क्या करेगा? वर्टिकल फ्री फॉल मोशन करेगा। कैसे करेगा बच्चे? वर्टिकल फ्री फॉल मोशन करेगा। और वर्टिकल फ्री फॉल मोशन भी वन डायमेंशनल मोशन में आता है। किसमें आता है? वन डायमेंशनल मोशन में आता है। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री का जो केस है वो मोशन वन डायमेंशन का केस है, और जबकि थीटा बराबर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हुआ तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा? टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन, तो आप क्या बताएंगे? इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज आइदर 0 डिग्री और 90 डिग्री, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 0 डिग्री है या फिर 90 डिग्री है, तो इस केस में पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल कैसा परफॉर्म करेगा? वन डायमेंशनल मोशन करेगा। बोलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत बढ़िया। और मान लीजिए अगर पार्टिकल इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, तो इस केस में पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल मोशन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा कैसा मोशन होता है? टू डायमेंशनल का मोशन होता है। क्लियर है? तो ये आपको मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में बता दिया था जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था कि जो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है वो वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कोई पार्ट, कोई बॉडी कर्विलिनियर मोशन कर रहा है, कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है, तो कर्विलिनियर मोशन हमेशा टू डायमेंशनल मोशन होता है, वो कभी थ्री डायमेंशन और वन डायमेंशन नहीं होगा। कोई बॉडी कर्व में तभी मूव करेगी जब उसका मोशन टू डायमेंशनल होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन और मतलब वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन के बीच में। तो अभी बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? अभी बेसिकली आपको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी आपको क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये बात तो बिल्कुल बेसिक क्लियर समझ में आ गई कि इसमें जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, मतलब जिस एंगल से किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे ना, जब आप ऐसे किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो वो जिस स्पीड से आप फेंक रहे हैं, आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो ही क्या करेगी? बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, मतलब बॉडी ऐसे मूव करेगी, है ना, बॉडी ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री हो गया तो इस केस में बॉडी वन डायमेंशनल मोशन करेगी, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी या फिर वर्टिकल मोशन करेगी। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल फ्री फॉल मोशन दोनों वन डायमेंशनल मोशन के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया और ये आपके सामने क्या हो गया? बेसिक definition of projectile motion, a motion in which the angle of projection is neither 0 degree nor 90 degree. Such a motion in a plane is called projectile motion. The condition for projectile motion is the angle of projection is greater than 0 degree or less than 90 degree. ठीक है बेटा, तो this is the all about the basic definition of projectile motion. अब projectile motion जो होता है ना वो कई तरह के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं।
तो आज की जो क्लास होगी ना, आज की जो वीडियो होगी, इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एक तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं। बने रहिए। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स। ठीक है बेटा, तो इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। हम इसको बेसिकली कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसको बोलेंगे सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे बच्चे? सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल का मतलब एक ग्राउंड सरफेस है और यहां से किसी बॉल को ऐसे फेंका गया और बॉल ऐसे आगे चली गई, तो इसे बोलते हैं सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जिसमें जिस पॉइंट से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, बॉडी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर वापस आ जाए, तो इस तरह की मोशन को बोलेंगे सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन। सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन का, और वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड पे है, और एक बिल्डिंग है ये। ठीक है, 2 बिल्डिंग है सेम हाइट की है, मतलब जितनी हाइट की ये बिल्डिंग है उतनी ही हाइट की ये बिल्डिंग है, दोनों की बिल्डिंग की हाइट सेम है, और 2 बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, तो बॉल को ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये भी मोशन कैसा है, ये भी सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल है। इसमें इसको बोलते हैं सरफेस, ये इसको क्या बोलेंगे, ये सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें रेफरेंस लाइन ये हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गया, और जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बॉडी वापस आ रही है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये भी एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इसी तरह से दूसरा हमारा होता है टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। क्या होता है? टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। अभी टॉप टू सरफेस जो प्रोजेक्टाइल है ना बेटा, इसके 3 केस होते हैं। इसके कितने केस होते हैं? इसके 3 केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक एक केस के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो होगा टॉप टू सरफेस में, when particle is thrown horizontally, when particle is thrown horizontally, जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड है और ये एक मीनार है या कोई बिल्डिंग है, और किसी बच्चे ने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंक दिया, तो बॉडी कुछ देर के बाद घूमते 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 कहाँ वापस आ जाएगी, अर्थ के सरफेस पे ऐसे आ जाएगी। बोलो है कि नहीं? तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलेंगे टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, इसमें पार्टिकल को हम कैसे फेंकेंगे, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होगा, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, जब पार्टिकल को हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकेंगे। when particle is thrown downward, when particle is thrown vertically नहीं बोलना, vertically बोलोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, vertically नहीं बोलेंगे। when particle is thrown downward, तो downward का मतलब ऐसे भी होता है ना, vertically बोल दोगे तो मतलब ऐसे फेंक रहे हैं। अगर किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक दोगे ना, तो वो वर्टिकल मोशन हो जाएगा, वो 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे when particle is thrown vertically downward, no, when particle is thrown downward, when particle is thrown downward। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने ये एक बिल्डिंग है और एक बच्चा है, यहाँ पे ये बॉल है, और बॉल को इस डायरेक्शन में इस स्पीड से फेंका गया, यू स्पीड से, तो कुछ देर के बाद ये बॉडी कहाँ जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। तो देखो अभी क्या किया, बॉडी को ऐसे फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, अब बॉडी को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, बस डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मोशन किस में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तीसरा हमारा होता है जब किसी बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, when body is thrown। अब यहाँ पे भी वर्टिकली अपवर्ड नहीं बोलेंगे, अगर वर्टिकली अपवर्ड बोलोगे तो मतलब ऐसे फेंक दिया, जब ऐसे फेंकोगे तो बॉडी घूमकर ऐसे वापस आ जाएगी, तो ये 1 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि when body is thrown vertically upward, no, when body is thrown upward, when body is thrown upward, जब बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में हम फेंकेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे बॉडी जो है ना, यहाँ पे बॉडी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ एंगल सस्टेन करेगी। ठीक है बेटा,
यहाँ पे कोई एंगल सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। यहाँ पे बॉडी इनिशियल स्पीड जो होगी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल सस्टेन करेगी, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। तो ये केस क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्राउंड है ना, और एक बॉल को हमने कैसे फेंका, ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये बॉल भी क्या करेगी, घूम कर ऐसे वापस आ जाएगी। तो देखो इस केस में भी क्या है, कुछ ना कुछ एंगल सस्टेन हो रहा है। तो जब किसी बॉडी को यूज स्पीड से हम ऐसे की तरफ फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, तो देखो यहाँ पे भी कोई बॉडी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल सस्टेन कर रही है ना, तो ये भी कैसा मोशन है, टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल है। इसमें भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। तो टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल के तीन एग्जांपल्स आपके सामने आ गए, ठीक है। लास्ट हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस होता है, और ये भी कितने तरह का होता है बेटा, ये भी 2 तरह का होगा, ठीक है। ये भी कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। इसको आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए फटाफट से, प्रोजेक्टाइल ऑन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस में पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब ये भी 2 तरह का हो सकता है, जब इंक्लाइंड सरफेस पे किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंको, और क्या हो सकता है जब इंक्लाइंड सरफेस किसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंको। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपके सामने ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इस बार क्या किया मैंने, बॉडी को ऐसे फेंका है, ठीक है। तो बॉडी कैसे जा रही है, अपर डायरेक्शन में, ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे हम इसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है ऑन इंक्लाइंड सरफेस पे। तो जब बॉडी को हम अपर फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, जब इंक्लाइंड सरफेस से किसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये इंक्लाइंड सरफेस है और किसी बॉडी को इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस हो गया। तो यहाँ पे इतने तरीके के आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है मेरे बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी बॉडी को यू स्पीड से फेंका जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। यहाँ से भी बॉडी क्या करेगी, यू स्पीड से फेंकी जाएगी, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा। तो काफी बड़ा पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, और आपके एग्जाम में ढेर सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस आते हैं। आपके स्कूल की टीचर्स भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में आप याद रखिएगा कि सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल होता है, तो इन दोनों में से कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम छत से मतलब किसी बिल्डिंग से फेंक रहे हैं नीचे की तरफ। अच्छा, बिल्डिंग से जब फेंकेंगे तो उसके भी 3 केस बनेंगे, या तो आप इसको फेंक दीजिए हॉरिजॉन्टली, या तो आप इसको फेंक दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर आप इसको फेंक दीजिए अपर डायरेक्शन में। तो कुछ भी केस बन सकता है। सारे केस किसके एग्जांपल हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी 2 तरह का हो सकता है। जब इंक्लाइंड सरफेस पे किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जैसे ऐसे फेंक दिया। दूसरा क्या है, जब इंक्लाइंड सरफेस किसी बॉडी को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन फेंकेंगे, इस डायरेक्शन में फेंक दिया। तो ये भी किसके एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं। ये इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो जेईई मेंस एडवांस में और नीट में भी आते हैं। बट आपके क्लास 11th में एकेडमिक्स में आपके टीचर्स इंक्लाइंड मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड सरफेस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देते, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। लेकिन ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी यही होता है। मैं तो कहता हूँ सब इजी है। एक बार कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया जो मैंने बता दिया आपको, आप इसको हर मोशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी तरह का मोशन हो क्यों ना हो, ठीक है। तो बेसिकली आज की लेक्चर में, आज की वीडियो में, जो आज की हमारी वीडियो होगी, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने वाले हैं। और सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखेंगे कि पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना कवर करती है, और पार्टिकल कितना मैक्सिमम रेंज कवर करती है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बाकी काफ़ी चीज़ें हम लोग को इसी में ही डिस्कस करना है। एक बार आप इसमें कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, सारी चीज़ों को अप्लाई करना आप अच्छा आराम से सीख जाओगे, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बने रहिए, कहीं जाइए मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ बेटा, तो चलिए सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सारे बच्चों को बता दूं, अगर आप लोगों को वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेक्टर्स के रिजोल्यूशन करना आता है, वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सारी चीजें अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आएगा। अदरवाइज प्रोजेक्टाइल मोशन आपके उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर आप ब्लेम टीचर्स पे मत करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन बेटा आपके लिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वेक्टर एनालिसिस, मोशन इन वन डायमेंशन,
बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैंने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट किया है अपने ही चैनल पे, अपने ही वीडियो के मीडियम से, ठीक है बेटा। तो मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं वेक्टर एनालिसिस के, अलग अलग वेक्टर एनालिसिस के हमारे लेक्चर पार्ट हैं। हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, मोशन इन वन डायमेंशन हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, काफ़ी ढेर सारे लेक्चर्स इसमें पड़े हुए हैं, विद न्यूमेरिकल्स कराए हैं मैंने। हालांकि मैं मोशन वन डायमेंशन के और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वेक्टर एनालिसिस मोशन वन डायमेंशन के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। तो आज के बेसिक लेक्चर में हम सिर्फ सरफेस टू सरफेस ही प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से देखिए, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है सरफेस टू सरफेस का। किसी बॉडी को आपने यहां से फेंका और ये बॉडी घूमते घूमते कहां पे आ गई, यहां पे आ गई बॉडी, ठीक है। सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए किसी बॉडी को आपने u की वेलोसिटी से फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से किसी बॉडी को आपने फेंका और ये बॉडी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा का एंगल सस्टेन कर रही है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। किसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, ओके। जब ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जब ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन का आपके सामने ये है। हम इसको डिनोट कर लेते हैं किससे, बी से डिनोट कर लेते हैं बेटा। किससे डिनोट कर लेते हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, एंड ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड पॉइंट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, मैक्सिमम पॉइंट बी है और एंड पॉइंट सी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने बेसिक चीज क्या दी थी, यहाँ पे आपने ए को किससे इंडिकेट किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये हो गया वेयर द प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट्स, from where the projectile motion starts, जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है। बी पॉइंट को मैंने क्या कंसीडर किया है, बी पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और सी हमारा क्या है, सी है एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड पॉइंट है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जब किसी पार्टिकल को आप u की वेलोसिटी से फेंकोगे और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो इस वेलोसिटी के दो रेजोल्यूशन निकलेंगे, दो वर्टिकल और मतलब दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। तो बताओ मुझे फटाफट से, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। क्या होगा बेटा, u cos थीटा, ठीक है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे u cos थीटा क्या है, u cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। u cos थीटा को बोलते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस, u sin थीटा को बोलेंगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस, u को बोलेंगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन में पार्टिकल का स्पीड है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिक चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान में चलिएगा कि सारे टर्म्स क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेटा u क्या है, u है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल की स्पीड इन एक्स वाई प्लेन। हम इस प्लेन को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। बेटा u cos थीटा क्या है, u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल स्पीड, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है। बच्चे ये u sin थीटा क्या है, u sin थीटा है आपका वर्टिकल स्पीड, इन y एक्सिस, y एक्सिस में पार्टिकल की वर्टिकल स्पीड है, और ये इनिशियल है, कैसी है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड है, ठीक है। ठीक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक, कोई दिक्कत।
अब एक बात बताइए कि जब ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जब ये पार्टिकल घूमकर यहां पे आएगा, जब ये पार्टिकल घूमकर यहां पे आएगा, जब ये पार्टिकल घूमकर यहां पे आएगा या मान लीजिए यहां पे जाएगा, तो ड्यूरिंग एवरी पॉइंट ऑन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक पॉइंट पर इसके पास सिर्फ एक ही तरह की ग्रेविटी है। कौन सी ग्रेविटी है? ओनली वन टाइप्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हैं, आपने क्लास 11 में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, यहां पे सबसे पहला अजम्पशन ये माना जाएगा कि असम्पशन आप जरूर से ध्यान रखिएगा, एक असम्पशन हम लोग लेके चलते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ असम्पशंस लगाते हैं। असम्पशन जरूर से ध्यान रखिएगा। असम्पशन नंबर 1, हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये मान के चलेंगे कि एयर का रेसिस्टेंस निगलेक्टेड है, मतलब हम एयर के रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे। हम क्या कर लेंगे? एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, हम एयर के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान लेंगे। दूसरा हम अर्थ के रोटेशन को नेग्लेक्ट मार देंगे। भाई आपको पता है ना, अर्थ तो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो वहां पे मोशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि अर्थ के रोटेशन को भी हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अर्थ रोटेशन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड, अर्थ रोटेशन इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। तीसरा, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम ये मान के चलेंगे कि जो अर्थ का जो कर्व से सरफेस है ना, कर्व सरफेस, हम इसको भी नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। बेटा क्या मान के चलेंगे? उसको भी नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे? निग्लेक्टिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्व सरफेस को भी हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। मानते प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है। फोर्थ हम क्या इसमें असम्पशन लेने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को हम बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं फेंक रहे हैं। हम किसी बॉडी को जब बहुत ज्यादा हाइट पे फेंकेंगे ना, उस समय ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई जो पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, तो ये जो हाइट कवर कर रहा है इसको बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसको बोलते हैं एच मैक्स। एच मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम ये असम्पशन लेके चलेंगे कि किसी हाइट पर जब हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं ना, तो वो हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। जैसे अर्थ का रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, और आपने किसी बॉडी को हार्डली 20 मीटर 30 मीटर फेंका है, तो देखो ये 20 मीटर 30 मीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे तीसरा चीज क्या मान के चलेंगे, जो हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, जो बॉडी मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एच मैक्स जो होगा ना मेरे बच्चे, वो बहुत ही छोटा होगा रेडियस ऑफ अर्थ से, रेडियस ऑफ अर्थ से, अर्थ के रेडियस से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आपने बहुत ही हाई पे किसी को बॉडी को फेंक दिया, तो वहां पे उसकी ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है। तो हम ये मान के चलेंगे, फिफ्थ असम्पशन ये लेके चलेंगे कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट वेरी, ये वेरी नहीं कर रही है। आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये वेरी करता है, सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। अर्थ के पोल पे ग्रेविटी अलग होगी, अर्थ के इक्वेटर पे ग्रेविटी अलग हो जाएगी। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी इफेक्ट करती है, ठीक है। अर्थ से हम लोग कुछ हाइट पर चले जाएंगे, जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम होती जाएगी। अर्थ के नीचे जितना अंदर नीचे जाएंगे ग्रेविटी चेंज होगी, ग्रेविटी डिक्रीज करती जाएगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर गई तो ग्रेविटी वेरी कर जाएगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरी करने का, चेंज होने का बहुत रास्ता है, बहुत तरीका है, ठीक है बेटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय हमें इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा।
हम इन सब चीजों को क्या रखेंगे, निगलेक्ट मार देंगे, एजम्पशन की तरह ले लेंगे कि एयर रेसिस्टेंस को हम निगलेक्ट मार देंगे। एयर रेसिस्टेंस मतलब ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स को हम क्या मान लेंगे मेरे बच्चे, निगलेक्ट कर देंगे। ड्रैग फोर्स होता है, निगलेक्ट मार देंगे। अर्थ के रोटेशन को हम मार देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्टिंग द कर्व सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्व सरफेस को भी हम निगलेक्ट मार देंगे, अदरवाइज रेंज निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि जो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक फेंका जा रहा है, वो मैक्सिमम हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। और आपको पता होना चाहिए अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है बच्चे, 6400 किलोमीटर होता है। और ज्यादा हम किसी बॉडी को कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, बस उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते ना भाई। किसी मशीन से भी अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो हार्डली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हार्डली 5 किलोमीटर। फिर भी इतने हाइट तक जाने पे ना ग्रेविटी थोड़ी थोड़ी क्या करने लगेगी, वेरी करने लगेगी। तो हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं ना, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ग्रेविटी नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर हम इतने बातों का असम्पशन लेके चलेंगे तभी हम सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तभी हम सारे फॉर्मूलाज ड्राइव कर पाएंगे, तभी हम इसके केसेस को डिस्कस कर पाएंगे, मैक्सिमम हाइट निकाल पाएंगे, रेंज निकाल पाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाएंगे, दुनिया भर की चीजें हम इसकी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन भी प्रूव कर पाएंगे। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का चेंज क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते रहिएगा। तो आपने सारी चीजों को नोट किया, ये सारी चीजें क्या है। और यहाँ पे एच मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई। तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ग्राउंड से मिलाने में जो हाइट होती है ना, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, एच मैक्स। तो लिख लीजिए यहाँ पे एच मैक्स को क्या बोलेंगे, एच मैक्स को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, बोलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। जिस पार्टिकल को आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका था, जब पार्टिकल एंड ऑफ द प्रोजेक्शन के एंड पॉइंट पर आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो रेंज क्या है, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टल रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, और हम लोगों के बीच की डिस्टेंस थी 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर थी। हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, ऐसे वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो हम लोगों के बीच की जो डिस्टेंस थी ना, उसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे बेटे, रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं सारी चीजें आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझा दूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपके दिमाग, भेजे और दिल, गुर्दे में बस जाएगा। ठीक है, आप सारे टर्म्स को पहले समझना स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आर को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज। हिंदी में इसको बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं, परास। ठीक है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया कि इन 5 के अलावा एक और assumption हम लेके चलेंगे कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही तरह का एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 6th वाला लिख लीजिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन particle is moving under only one acceleration, इसको बोलेंगे acceleration due to gravity। इसे क्या बोलेंगे, acceleration due to gravity। मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल इज अंडर, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल इज अंडर ओनली वन एक्सेलरेशन, पार्टिकल सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन के अंडर में है, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। जैसे देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो ग्रेविटी कहाँ लग रही थी, नीचे की तरफ लग रही थी। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो अभी भी ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी ग्रेविटी, पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो अभी भी ग्रेविटी, पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा अभी भी ग्रेविटी। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कहीं भी बेटा, यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। इवन यहाँ पे भी ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। बोलो है कि नहीं? तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही तरह का एक्सीलरेशन लग रहा है और उस एक्सीलरेशन को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बहुत दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? तो पूरे मोशन में एक ही तरह का एक्सीलरेशन है जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखिए, इसको नोट करिए। और स्मॉल जी यहाँ पे क्या है, स्मॉल जी को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरे में सब कुछ आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या है यहाँ पे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक चीज और देखिए, मान लेते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी को पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करने में टी टाइम लग रहा है। भाई जब किसी बॉडी को आप ऐसे फेंकेंगे ना, या किसी बॉल को जब आप ऐसे फेंकेंगे तो टी टाइम के बाद बॉडी वहां जाएगी। भाई जब आप किसी बॉडी को यहाँ फेंकेंगे तो बॉडी को यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बॉडी को आपने यहाँ फेंका तो मान लीजिए 5 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पे आ गई, बोलो है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा? तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल को मूव करने में जितना टाइम लग रहा है, अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करने में पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे बच्चे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसको पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो कि एच मैक्स, आर और टी, हमको इन्हीं का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है, हमें निकालना है कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट कवर करती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास चुटकियों का खेल है, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और हम इसको थोड़ा सा रफ करने जा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा भर गया है, मुझे लगता है रफ करना पड़ेगा तभी हम आगे चल पाएंगे। चलिए तो उसको हम रफ करने जा रहे हैं, फटाफट इसको आप कॉपी करिए। देखो बेटा, आज की जो वीडियो की लेंथ है ना थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। रीजन ये है ना क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी बड़ा है, हम इसको बीच में स्किप नहीं कर सकते, बीच में छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका डेरिवेशन अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब डायग्राम हमें फिर से बनाना पड़ेगा और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है, चलिए तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था कि जहाँ से किसी पार्टिकल को हम ऐसे फेंक रहे थे और पार्टिकल यहाँ पे आ गया था। ठीक है, ऐसे तो हो रहा था ना। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे किसी पार्टिकल को आपने यू की स्पीड से फेंका या यू की वेलोसिटी से फेंका और ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इस वाली स्पीड का एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पार्टिकल मान लो कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पर आ गया, मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया। अब जब पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा तो आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि मुझे एक बात बताइए बहुत ध्यान से, यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है ना? लग रही है कि नहीं लग रही? बहुत बढ़िया। आपको याद है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैंने बताया था, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं ध्यान है मुझे पता नहीं है, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती चली जा रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती चली जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हमेशा मैंने बताया है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी
हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती चली जाएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब पार्टिकल यहां था तो ग्रेविटी कहां लग रही थी? नीचे लग रही थी। और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये है एक्सेलरेशन डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। बेटा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। फिर से देखो, मान लो प्रोजेक्टाइल कुछ टाइम के बाद यहां पे आ गया, अभी भी इस पे ग्रेविटी कहां लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। बोलो लग रही है कि नहीं? मान लेते हैं इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, हम इसको मान लेते हैं u डैश। कितना मान लेते हैं बेटा? u डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से मान लो कितना एंगल बना रही है? मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। तो बताओ इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u डैश cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? u डैश sin अल्फा। बोलो है कि नहीं? अब आप एक बात बताओ, ग्रेविटी फिर से क्या है? u डैश cos अल्फा की क्या हो गई? 90 डिग्री हो गई। इसका मतलब कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि u cos थीटा और u डैश cos अल्फा आपस में बराबर होंगे? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल स्पीड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि u cos थीटा इज इक्वल्स टू u डैश cos अल्फा? बोलो कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं। मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल कुछ देर के बाद यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया। तो बताओ इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वर्टिकल स्पीड या वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? बेटा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल स्पीड हो जाएगी 0। बट इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी 0 नहीं होगी। इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड अभी भी कितनी रहेगी? u cos थीटा रहेगी। क्या रहेगी? u cos थीटा रहेगी। क्योंकि मैंने बताया कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है होगी बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत बढ़िया। मान लो प्रोजेक्टाइल कुछ देर के बाद यहां पे आ गया। मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी है u डबल डैश। कितनी है मेरे बच्चे? u डबल डैश है। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है बीटा। कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। तो बताओ इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u डबल डैश cos ऑफ बीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट हो जाएगा u डबल डैश sin ऑफ बीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, बात समझ में आ गई? तो ये u डबल डैश cos ऑफ बीटा u cos थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और ये u डैश cos अल्फा के भी बराबर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि u cos थीटा बराबर u डैश cos अल्फा बराबर u डबल डैश cos ऑफ बीटा? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। और इस पे बेस्ड आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके टीचर दे सकते हैं। बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन देंगे। तो आपको क्या याद रखना है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल ऑब्जेक्ट, द horizontal velocity of object remains constant because acceleration due to gravity small g is not affected its motion। इसके मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। नोट कर लो, बिल्कुल नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? तो एक बात याद समझ में रखना बच्चे कि जब किसी बॉडी को आप फेंकोगे, जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी ना, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी? u cos थीटा। वो भी क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई भी असर नहीं है। तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का किस पे असर हो रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी पे असर हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वर्टिकल वेलोसिटी पे असर हो रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 कर देगी।
फिर जब ये बॉडी ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी को फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो मेरे बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वर्टिकल वेलोसिटी पे असर होता है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट वर्टिकल वेलोसिटी, अफेक्ट वर्टिकल वेलोसिटी। बोलो ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। अब आप एक बात बताइए मुझे बहुत अच्छे से बेटा, ए से बी जब कोई बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, इसके वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे की तरफ है। और आपको याद है मैंने बताया था अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो देखो जब बॉडी यहां से यहां तक जाएगी तो देखो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते 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 जीरो हो गई है। बोलो है कि नहीं। अब एक बात बताओ, जब ये बॉडी नीचे गिरेगी तो बताओ इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और बताओ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, अभी भी क्या है, नीचे की तरफ। मतलब इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ग्रेविटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलोंग होती है तो उस समय वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है बेटा। तो जब बॉडी यहां से यहां तक आएगी ना तो लगातार इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जब बॉडी ए से बी जाएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, जब बॉडी बी से सी जाएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। बट हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वर्टिकल वेलोसिटी पे तो असर पड़ता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखे होंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं। इफ एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी ए डॉट वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए वी कॉस ऑफ थीटा। क्या होता है, ए वी कॉस थीटा। बेटा अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा कैसा है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी क्या हो जाएगा, ए वी हो जाएगा। तो याद रखना इस केस में वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बोलो पहली बात याद रखो। दूसरी बात, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी में भाई ए वी कॉस थीटा होता है और मान लीजिए थीटा बराबर 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, और थीटा 180 डिग्री है। तो इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, बताओ फटाफट से, माइनस ए वी हो जाएगा। और ये माइनस ए वी इस बात का प्रमाण है कि वेलोसिटी क्या करती है मेरे बच्चे, डिक्रीज करती है। बोलो ठीक है। तीसरी बात याद रखना, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा में अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री अगर है तो क्या हो सकता है, सुनिए, थीटा बराबर 90 डिग्री करेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस समय वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर में समझाया हुआ है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के साइन से, बीच के एंगल से पता चल जाता है कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, कब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, कब इंक्रीज करेगी और कब कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर्स देखिए, आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी। तभी आपको प्रोजेक्टाइल, तभी मैंने आपसे बोला ना प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन को आप हलवा मत समझिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसमें वेक्टर की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, काइनेमेटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना। तो आपने एक बात क्या समझी कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई असर नहीं डाल रही है, कोई असर नहीं डाल रही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी पे असर डाल रही है। कैसे डाल रही थी, जब बॉडी ए से बी जा रही थी, मतलब इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए, इसको आप बी पॉइंट मान लीजिए, इसको आप सी पॉइंट मान लीजिए, जब बॉडी ए से बी जा रही थी तो ग्रेविटी वर्टिकल वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 जीरो ले आई। और जब बॉडी बी से सी जा रही थी तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने वर्टिकल वेलोसिटी को धीरे 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 इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ बहुत ही ध्यान से समझना, जो चीज इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है पूरे मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी को यहां से यहां तक लगने में जितना टाइम लग रहा है, किसी बॉडी को इस पाथ पर जाने में जितना टाइम लग रहा है,
उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि आपको मैं ऐसे बताऊं कि मान लीजिए कार में एक बच्चा बैठा हुआ है, कार में एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे बॉल को ऊपर की तरफ उछाला u वेलोसिटी से, और ये कार आगे की तरफ चल रही है मान लीजिए v वेलोसिटी से। जब ये बच्चा कार में बॉल को ऊपर u स्पीड से फेंकेगा, ये कार v स्पीड से जाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा? v नेट इनके v से जाएगा। तो इस बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन करना स्टार्ट कर देगी, ये बॉल क्या करना स्टार्ट कर देगी? प्रोजेक्टाइल मोशन करना स्टार्ट कर देगी। और जितनी देर में बॉल यहां से यहां तक पहुंचेगी, उतने ही देर में कार भी यहां तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लग रहा है, कार को यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लग रहा है। मतलब जितने टाइम में ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते यहां तक आई, उतने ही टाइम में ये कार यहां से यहां तक पहुंच गई। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में भी वही टाइम लगेगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, द टाइम टेकन by the particle in projectile path should be equal to its horizontal path. horizontal path, ठीक है। इसका मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इस कार को यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज नहीं किया है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट अफेक्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है कि भाई ये कब पॉसिबल है? मेरी बताएं, आप बताएं, आप करके देखिएगा। मान लीजिए आप अपनी जब ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये कार किस स्पीड से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। भाई इस बॉल की जो स्पीड होगी वो तो डिक्रीज करेगी ना, लेकिन इस कार की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, और ये बॉल जितने समय में यहां तक आ जाएगी, उतने समय में ये कार भी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आपने एक बहुत ही बेसिक चीज समझी है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये की पॉइंट आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो पार्टिकल का ए से सी तक जाने में लगा टाइम, और पार्टिकल को ए बी सी से जाने में लगा टाइम। ये दोनों टाइम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, ये बराबर आपस में टाइम होंगे। तो यहाँ पे फटाफट से आप चीजों को पहले नोट करिए, कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। फिर हम लोग सारी चीजें को बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। और ये फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टार बना लीजिए, इस पे 3 स्टार बना लीजिए। इसके क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे दिए जाएंगे आपको। हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो वीडियो की लेंथ है काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज का ये वीडियो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे की वीडियोस देखने के लिए पहले ये तो जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देखेंगे, इसको आप नहीं समझेंगे ना, तो बेटा आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों को आप नोट करते चलिए और अपने माइंड में रखिए कि ये जो चीज़ लिखी है वो रियलिटी में है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और एक्सेप्ट ऐसे नहीं करेंगे, आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आपको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दी हैं। तो आई थिंक मुझको इस वीडियो को यहीं छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन पे रखूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल का रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को किस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपने आगे के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।